WHO वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 2021 सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु प्रदूषक स्तर के लिए कठोर साक्ष्य आधारित सिफारिशें प्रदान करते हैं। इन दिशा निर्देशों ने कणकीय पदार्थ PM2.5 और PM10, ओजोन O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जैसे प्रमुख प्रदूषकों के स्वीकार्य स्तरों को काफ़ी कम कर दिया है। PM2.5 कण विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका छोटा आकार उन्हें फेफड़ों में गहराई से प्रवेश करने और रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ज़मीनी स्तर पर तो ओजोन एक बहुत बड़ा प्रदूषक है जो सीधे उत्सर्जित नहीं होता बल्कि सूर्य के प्रकाश में NOx और VOC की प्रतिक्रिया से बनता है, जो इसे फोटोकेमिकल स्मॉग का एक प्रमुख घटक बनाता है। इससे क्या होता है, ओजोन से क्या होता है, शरीर में जो है त्वचा झुलसने लग जाती है। इससे शरीर में बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है। अब याद करने योग्य बातें क्या की है। WHO AQG 2021 बनाम भारत के NAAQS PM2.5 वार्षिक WHO 5 UGM3 की सिफारिश करता है, जबकि भारत के राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS 40 UGM3 है। PM2.5 24 घंटे WHO 15 की सिफारिशें करता है, जबकि भारत का NAAQS जो है 60 है। तो कणकीय पदार्थ PM में अंतर। PM10 मोटे कण हैं, 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। उन्हें सांस के साथ अंदर लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उन्हें सांस के साथ अंदर चला जाता है और ये ऊपरी श्वास पथ को प्रभावित करता है। जो ऊपरी श्वास के पथ होता है उसको ये प्रभावित करता है। कौन? PM10। और PM2.5 बहुत महीन कण, बहुत छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण हैं। ये फेफड़ों की बाधा को पार कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, फेफड़े को पार कर रक्त में चले जाते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और हृदय तक तथा श्वास संबंधी रोग पैदा करते हैं। हृदय और सांस संबंधी रोग जो है पैदा करते हैं। ओजोन 3 की द्वैतता। समतापमंडलीय ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली सुरक्षात्मक परत अच्छी ओजोन है। समतापमंडलीय ओजोन जो है पराबैंगनीय विकिरण को अवशोषित करने वाली सुरक्षात्मक परत अच्छी ओजोन है। क्षोभमंडलीय जमीनी स्तर ओजोन हानिकारक वायु प्रदूषण और स्मॉग का एक प्रमुख घटक यानी कि खराब ओजोन है। क्षोभमंडलीय जमीनी स्तर वाला जो है वो खराब ओजोन है। जमीनी स्तर की ओजोन का निर्माण। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करने पर बनता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। PM2.5 का 24 घंटा मध्य 15 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM2.5 का वार्षिक माध्य 5 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM10 फेफड़े के अवरोध वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो वायु में जो है PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। 3 तो सही है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, तो 4 नहीं पता। तो पहला कौन सा, इसमें का आंसर कौन सा होगा? 1 और 3। 3 तो सही है, 3 तो सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 4 होगा, 1 और 4 होगा। मतलब PM2.5 24 घंटा में क्या करता है, 24 घंटा में 15 UGM3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM2.5 वार्षिक माध्य 5 UGM3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और चौथा क्या है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। और जो ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करने का ये 2.5 के लिए था। तो आंसर होगा 1 और 4 होगा। अब क्यों सही है ये? पहला सही है, WHO के 2021 के वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश AQGS द्वारा निर्धारित अद्यतन सीमाएं हैं। और दूसरा गलत है, ज़मीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण का उच्च स्तर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, आमतौर पर धूप और शांत मौसम के दौरान, न कि खराब मौसम के दौरान। फिर तीसरा भी गलत है, PM2.5 न कि PM10 फेफड़ों की बाधा को पार करके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त महीन होते हैं, जिससे प्रणालीगत स्वास्थ्य समस्या होती है।
चौथा सही है। ओजोन एक शक्तिशाली श्वसन उत्तेजक है जो वायुमार्ग में सूजन पैदा कर सकता है, फेफड़े की कार्य क्षमता को कम कर सकता है और अस्थमा के दौरे को प्रेरित कर सकता है। गुच्छी मोर्चेला स्कुलेंटा एक अत्यधिक बेशकीमती खाद्य कवक है जो अपने स्पंजी मधुकोश जैसे शीर्ष के लिए जाना जाता है। इसका अपने पर्यावरण के साथ एक अद्वितीय माइकोराइजल और सैप्रोबिक मृतजीवी संबंध है, जिससे इसकी व्यावसायिक खेती करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह जंगली मशरूम वसंत ऋतु में थोड़े समय के लिए हिमालयी क्षेत्र के समशीतोष्ण वनों में उगता है। इसकी दुर्लभता, छोटा वृद्धि काल और कटाई में आने वाली चुनौती इसकी अत्यधिक कीमत में योगदान करती हैं, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे महंगे मशरूम में से एक बन जाते हैं। तो गुच्छी क्या है? एक मोर्चेला स्कुलेंटा है, बहुत कीमती होता है, एक कवक होता है, माइकोराइजल है, सप्रैबिक यानी मृतजीवी संबंध है, हिमालयी क्षेत्र में समशीतोष्ण वनों में उगता है। क्या याद करना है? जैविक पहचान। गुच्छी एक कवक है। क्या है? गुच्छी एक कवक है जिसे वैज्ञानिक रूप से मोर्चेला स्कुलेंटा के नाम से जाना जाता है। मोर्चेला स्कुलेंटा के नाम से जाना जाता है। यह कवक के एस्कोमाइसेट समूह से संबंधित है। कवक के एस्कोमाइसेट से संबंधित है। पर्यावास और वितरण। हिमालय के समशीतोष्ण वन में से पाया जाता है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल के समशीतोष्ण वन में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। यह आमतौर पर वसंत यानी फरवरी से अप्रैल में गरज के साथ बारिश के बाद उगता है। तो क्या होता है? गरज के साथ बारिश के साथ उगता है। आर्थिक और पोषण मूल्य। यह अपनी दुर्लभता और कटाई में कठिनाई के साथ दुनिया के सबसे महंगे मशरूम में एक है। तो ये क्या है? महंगे मशरूम में से एक है। दुर्लभता और कठिनाई के साथ बहुत महंगी मशरूम है। यह आयरन, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर है। आयरन होता है, विटामिन डी होता है और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होता है। खेती की स्थिति। इसकी भारत में व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जाती। सारी आपूर्ति स्थानीय समुदायों द्वारा जंगल के एकत्र करके की जाती है, यानी कि स्थायी रूप से खेती नहीं की जाती है, लेकिन जंगल से स्थायी रूप से एकत्र की जाती है। जम्मू कश्मीर के डोडा गुच्छी मशरूम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। तो क्या मिला है इसे? जीआई टैग मिला है। किसे? जम्मू और कश्मीर के डोडा गुच्छी मशरूम को। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के प्रसिद्ध गुच्छा मशरूम अपनी अनूठी बनावट और स्वाद और उच्च औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह प्राकृतिक रूप से हिमालय की ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर पर जंगलों में उगती है और इसे उगाया नहीं जा सकता, जिस कारण इसकी कीमत 10,000 से 30,000 प्रति किलो तक होती है। डोडा मशरूम की विशेषताएं। उत्पादन। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रकृति। यह एक जंगली मशरूम है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती है। कीमत। यह दुनिया की सबसे महंगी मशरूम में से एक है, जिसकी कीमत 15,000 से 30,000 किलोग्राम तक हो सकती है। इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन डी, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका उपयोग कश्मीरी पुलाव, कोरमा और अन्य व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। जीआई टैग। डोडा की गुच्छी को अपने विशिष्ट स्थान और गुणवत्ता के कारण जीआई टैग की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली डोडा गुच्छी है। इसे उगाया नहीं जा सकता, इसे खेती नहीं की जा सकती। ये जंगलों में मिलती है। इसे सुखाकर बेचने पर इसकी लागत बहुत होती है। ये बहुत महंगी होती है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इसकी लागत 15,000 से 30,000 हो सकती है। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। उत्तर पूर्वी भारत की हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो तीसरा गलत है, तो आंसर होगा 1 और 2। आंसर होगा सी, 1 और 2। यह एक कवक भी है, कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। पहला सही है। गुच्छी या मोरेल मशरूम एस्कोमाइकोटा प्रभाग से संबंधित खाद्य कवक की एक प्रजाति है। दूसरा भी सही है। यह हिमालयी क्षेत्र के समशीतोष्ण वनों में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जंगली रूप से उगता है। तीसरा गलत है। गुच्छी की भारत में इसकी जटिल जीवन चक्र और विशिष्ट विकास आवश्यकताओं के कारण व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जाती है। इसे जंगल से एकत्र किया जाता है। जापानी वनस्पति अकिरा मियावाकी द्वारा शुरू की गई मियावाकी पद्धति शहरी नवीकरण
कि एक तकनीकी है जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में दर्जनों देसी प्रजातियों को लगाया जाता है। पौधों को एक दूसरे के बहुत करीब-करीब लगाया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश से प्रतिस्पर्धा हो और जो पौधे हैं वो जल्दी-जल्दी ग्रोथ करें और जो नीचे खरपतवार उग जाते हैं ना वेस्ट पौधे हो जाते हैं वो भी मर जाए ताकि उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिले और वो मर जाए। इसीलिए एक दूसरे से बहुत करीब लगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से ऊर्ध्वाधर विकास होता है। यह दृष्टिकोण एक घने बहुस्तरीय जंगल बनाने में मदद करता है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ता है और 30 गुना अधिक घना हो जाता है। ये छोटे जंगल 3 साल के भीतर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव का मुकाबला करने, प्रदूषण कम करने और स्थानीय जैव विविधता को बहाल करने में प्रभावी होते हैं। अब याद क्या करना है इसमें? विधि अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित यह संभावित प्राकृतिक वनस्पति पीएनवी की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य कई परतों वाली एक प्राकृतिक वन प्रणाली को दोहराना है। झाड़ी, उपवृक्ष, वृक्ष और वितान कैनोपी जंगल लगभग 3 वर्षों के बाद आत्मनिर्भर और रख-रखाव मुक्त हो जाते हैं। मुख्य विशेषताएं इसमें प्रति वर्ग मीटर 3 से 5 पौधे का उच्च घनत्व रोपण शामिल है। केवल देसी प्रजातियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र लचीला और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। प्रारंभिक तीव्र विकास चरण के लिए पोषक प्रदान करने हेतु मिट्टी को बायोमास से तैयार किया जाता है। अनुप्रयोग और लाभ मुख्य रूप से शहरों में ग्रीन लंग्स हरे फेफड़े बनाने के लिए शहरी वनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, कार्बन को अवशोषित करने और भूजल स्तर में सुधार करने में मदद करता है। यह पक्षियों, कीड़ों और छोटे जानवरों को आकर्षित करके स्थानीय जैव विविधता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। भारत में कार्यान्वयन इस पद्धति को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में विभिन्न नगर निगमों और गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अपनाया गया है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवंशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहर क्षेत्र में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्र में समुद्र सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रह। तो ये क्या था? शहरी क्षेत्र में लघु वन का सृजन ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, जो वृक्ष है, वन है, वो जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी विकसित हो। तो आंसर होगा सी, शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन करना। कथन एक क्यों गलत है? यह विधि घने देश वन बनाने पर केंद्रित है, न कि वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने पर। बी क्यों गलत है? इसमें विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की देसी प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का नहीं। तीसरा सही है। मियावाकी पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य छोटे, अक्सर शहरी स्थानों में तेजी से घने बहुस्तरीय देसी वन उगाना है। और चौथा गलत है, यह एक वनीकरणीय तकनीक है और इसका पवन ऊर्जा के संचय से कोई संबंध नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियम एक व्यापक विधान है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम की धारा 3(3) विशेष रूप से केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्य के लिए शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने हेतु एक या एक से अधिक प्राधिकरणों का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) का गठन इस प्रावधान के तहत देश में भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए किया गया था। याद रखने योग्य बातें: केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। अधिदेश देश भर में भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करना। भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs) जारी करना। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में था, गठित किया गया था और अधिदेश देश भर में भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करना था। और भूजल जो निकासी है उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 EPA एक व्यापक अधिनियम जो केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो क्या है? एक व्यापक अधिनियम है जो केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण के समन्वय यानी कि दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने के लिए विधान के तहत अधिनियमित है। अन्य जल संबंधित निकाय: केंद्रीय जल आयोग (CWC) जल शक्ति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय। यह एक तकनीकी निकाय है, सांविधिक नहीं।
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) जल शक्ति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय या वैज्ञानिक जानकारी और निगरानी से संबंधित है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर केंद्रित स्वायत्त सोसाइटी। अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण? तो सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है। एक क्यों गलत है? केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीक संगठन है जिसे कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। भी गलत है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषण पर केंद्रित है और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत गठित नहीं है। तीसरा सही है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) का गठन विशेष रूप से भूजल को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत किया गया था। और चौथा गलत है। राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण का अध्ययन करने के लिए की गई थी। ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक विपणन रणनीति है, यानी कि व्यापार करने का एक भ्रामक रणनीति है। इसमें एक कंपनी अपने नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में प्रचारित करने में अधिक संसाधन निवेश करती है। मतलब क्या है? एक कंपनी है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी कि इको फ्रेंडली नहीं है, फिर भी वो ये दिखाती है कि वो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अगर उपभोक्ता उसे खरीदे, कंज्यूमर उसे खरीदे, तो वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो इको फ्रेंडली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक भ्रम फैलाते हैं, जबकि वो इको फ्रेंडली नहीं होते उस वस्तु को। वो वस्तु इको फ्रेंडली नहीं होता और इसे दर्शाने में, इसे जताने में वो अपना संसाधन खर्च करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर अपने उत्पादन का फायदा दिखाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी की नीति के पर्यावरणीय लाभों के बारे में निराधार या भ्रम दावे करना शामिल है। यह प्रथा सत्यापन योग्य सबूत प्रदान किए बिना इको फ्रेंडली, टिकाऊ या प्राकृतिक जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य हरित उत्पादों के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग का लाभ उठाना है। तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो चाहता है कि वो इको फ्रेंडली चीज़ें खरीदें जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, और ये कंपनी वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो इको फ्रेंडली बताते हैं, वो उपभोक्ताओं को ऐसा दर्शाते हैं कि वो पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि ये सब झूठ होता है, भ्रम होता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं जिसका उद्देश्य हरित उत्पादों के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग का लाभ उठाना है। यह अंततः उपभोक्ता विश्वास को कम करता है और वास्तविक पर्यावरणीय प्रगति में बाधा डालता है। तो इससे क्या होता है? उपभोक्ता का विश्वास भी टूटता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो क्या याद करना है इसमें? परिभाषा और उत्पत्ति। यह शब्द 1986 में पर्यावरणविद जे वेस्टरवेल्ड द्वारा गढ़ा गया था। यह किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक या निराधार दावे करने की प्रथा को संदर्भित करता है। सामान्य युक्ति स्पष्ट परिभाषाओं के बिना पूरी तरह से प्राकृतिक जैसे अस्पष्ट शब्द का उपयोग करना है। तो ये कब हुआ था? जे वेस्टरवेल्ड ने 1986 में इसके बारे में बताया था, पर्यावरणविद के बारे में। किसी उत्पाद और सेवा कंपनी पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक या निराधार दावे करने की प्रथा को संदर्भित करता है। महत्वपूर्ण क्या है? नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा करते हुए एक ही हरित विशेषता पर प्रकाश डालना। छिपा हुआ समझौता क्या है? नकारात्मक जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसको अनदेखा करते हुए एक हरित विशेषता पर प्रकाश डालता है। नकारात्मक होता है जब उसको अनदेखा करो और एक हरित विशेषता यानी कि इको फ्रेंडली जो होता है उस पर उसको देखना चाहिए। छुपा हुआ समझौता नहीं करना चाहिए। पर्यावरणीय मित्रता का आभास देने के लिए पैकेजिंग पर प्राकृतिक उत्तेजक कल्पना यानी पत्ती, हरे रंग का उपयोग करना होता है। अप्रासंगिक दावे करना जैसे कि CAFC मुक्त, जबकि CAFC पहले से ही कानूनी द्वारा प्रतिबंधित है। भारत के नियामक ढांचा भारतीय विज्ञापन मानक परिदृश्य ASCI के पास विज्ञापनों में भ्रामक पर्यावरणीय दावों के खिलाफ दिशा निर्देश है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
अधिकारियों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिसमें ग्रीन वॉशिंग भी शामिल है। वैश्विक उदाहरण वैक्सवैग का डीजलगेट घोटाला एक उत्कृष्ट मामला है, जहां कंपनी ने अपनी डीजल कारों को स्वच्छ डीजल के रूप में विपणन किया, जबकि गुप्त रूप से उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही थी। तो इस प्रकार से ये अपने सामान को इको फ्रेंडली बताते हैं, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। मिथ्या रूप से तो ये तो सही है, झूठ बोलते हैं लोग। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरण में पारिस्थितिक पर्यावरण लागतों को शामिल नहीं करना। नहीं, ये नहीं है। आधारित संरचना किसी विकसित करते समय अनर्थकारी नहीं, ये भी नहीं है। किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के अनिवार्य उपबंध करना नहीं, ये भी नहीं है। पहला सही होगा, पहला ही सही होगा। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण विधान की आधारशिला है। अधिनियम की धारा 39 जंगली जानवरों का स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यदि केंद्र द्वारा प्रतिबंध क्षेत्र में पाया जाता है, में निहित करती है, जिससे उन्हें राज्य द्वारा न्यास ट्रस्ट में रखी गई सार्वजनिक संपत्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। अधिनियम का संरक्षण तंत्र प्रजाति केंद्रित है, न कि क्षेत्र केंद्रित। इसकी अनुसूचियों जैसे कि अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों को कानूनी रूप से हर जगह संरक्षित किया जाता है, चाहे वे कहीं पर भी पाए जाएं। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंध के लिए धारा 11(1) या एक संरक्षण जानवर के शिकार के लिए कड़ी शर्त निर्धारित करती है। इसकी अनुमति केवल मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा दी जा सकती है, यदि विशेष जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गए हैं या लाइलाज रूप से विकलांग बीमार है, जो केवल भय या आशंका की तुलना में बहुत उच्च सीमा है। तो क्या होगा आगे, क्या याद करना है हमें? याद रखना है राज्य का स्वामित्व। धारा 39 जंगली जानवर राज्य सरकार की संपत्ति है। जो जंगली जानवर है वो राज्य सरकार की संपत्ति है। यह सरकार को उनकी सुरक्षा को विनियमित करने और अपराध पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। तो ये सरकार को क्या अनुमति देती है? उस जानवर की सुरक्षा और उस जानवर की बिक्री को करने और अपराध होने पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। प्रजाति केंद्रित संरक्षण अधिनियम अपनी अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों को सभी परिदृश्य में संरक्षित करता है, न कि केवल राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों के भीतर। मानव पशु संघर्ष धारा 11 अनुसूची 1 के जानवर का शिकार करने की अनुमति केवल मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा दी जाती है। यानी कि मुख्य वार्डन जो है 1 के अनुसार शिकार कर सकता है जानवरों की। शर्त यह है कि जानवर खतरा बन गया हो, उस जानवर से क्या हो, खतरा हो, न कि उसे खतरा माना जा रहा हो। सच में खतरा हो, मानने से नहीं, सच में अगर खतरा हो तब। WPA की अनुसूचियाँ अनुसूची 1 अनुसूची 2 का भाग 2 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपराधों के लिए उच्च दंड देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुरक्षा दिया जाता है और अपराध होता है तो उसके लिए दंड दिया जाता है। अनुसूची 3 और 4 ये भी संरक्षित है लेकिन दंड कम है। तो ये क्या है, संरक्षित है लेकिन दंड कम होता है। अनुसूची 5 इसमें वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, वर्मीन है। और अनुसूची 6 इसमें निर्दिष्ट स्थानीय पौधे शामिल हैं जिनकी खेती और रोपण निषिद्ध है। खेती और रोपण क्या है, निषेध है। तो अब आगे क्या है, क्वेश्चन देखेंगे आगे। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है? तो नहीं, ये राज्य की संपत्ति है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तो ये सही है। किसी भी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मारने दिए जाने का पर्याप्त आधार है। नहीं, आशंका से नहीं, सच में अगर उस जानवर से किसी मनुष्य को मरने का डर हो, खतरा हो, डर नहीं मतलब खतरा हो सच में, और उसका कोई प्रूफ हो, तभी उसे मारा जाता है, उसका शिकार किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है। तो आंसर कौन सा सही है? 2, केवल 2 ही सही है इसमें। आंसर 2 सही है, 1 और 2 नहीं, केवल 2। तो आंसर होगा केवल 2 सही है।
पत्ती काटने वाली चींटियां और कवक के बीच का संबंध अनिवार्य सहजीविता एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब क्या है, कवक और पत्ती काटने वाली चींटी के अनिवार्य सहजीविता क्या है, सच में अच्छा है। यहाँ दोनों प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती है। ये प्रजाति क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है, किसके लिए, जीवित रहने के लिए। ये चिड़िया पत्तियों को खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भूमिमध्य घोंसलों में विशिष्ट कवक यूकोकोप्रिनस जीनस के उगाने के लिए एक सबस्ट्रेट बनाने के लिए काटती है। चींटियां कवक को कीटों और फफूंद से बचाती है। तो चींटी क्या करती है, कवक को कीट और फफूंद से बचाती है और बदले में वे कवक द्वारा उत्पादित पोषक तत्व से भरपूर संरचना, जिन्हें गोंगीलिडिया कहा जाता है, को खाती है। यह जटिल कृषि प्रणाली मानव खेती से लाखों साल पहले विकसित हुई थी। ये एक खेती प्रणाली है जहाँ कवक चींटी पर निर्भर है और चींटी जो है कवक पर निर्भर है। कवक खेती करने वाली चींटी लीफकर्टस, ये मुख्य रूप से अमेरिका में पाई जाने वाली अट्टा और एक्रोमीरमेक्स जेनेरा से संबंधित है। वे अपने कवक की एक फसली खेती बनाए रखती है और प्रतिस्पर्धी कवक को सक्रिय रूप से हटाती है। यह लाखों वर्षों में हुए सह-विकास का एक प्रमुख उदाहरण है। कीट कृषि के अन्य उदाहरण, दीमक की कुछ प्रजाति भी अपने टीलों में कवक टर्माइटोमाइसेस जीनस की खेती करती है। एम्ब्रोसिया बीटल पेड़ों में छेद करते हैं और अपने लार्वा के लिए भोजन स्रोत के रूप में एम्ब्रोसिया कवक की खेती करते हैं। सहजीवी संबंध के प्रकार, सहजीविता, दोनों जीव को लाभ होता है, जैसे चींटी और कवक। सहभोजिता, एक को लाभ होता है, दूसरे को अप्रभावित रहता है। बेल पर बार्नेकल्स। परजीविता, एक को दूसरे की कीमत पर लाभ होता है, जैसे मेजबान में फीता-कृमि। मतलब एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। अब क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो चींटियां जो है कवक के कृषि के रूप में जानी जाती हैं। आंसर होगा ए। प्रश्न का आधार यह है कि कुछ जीव कवक भी खेती करते हैं, कवक की खेती करते हैं। चींटी के लिए सही है, विशेष रूप से पत्ती काटने वाली चींटी के लिए, जो कृषि के एक परिष्कृत रूप में संलग्न है, जिसमें विकल्प ए सही विकल्प है। कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का तात्पर्य वर्षा के किसी भी रूप से है जिसमें अम्लीय घटक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड, जो वायुमंडल में जमीन पर गिरते हैं। सामान्य वर्षा घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण थोड़ी अम्लीय यानी कि pH 5.6 होती है। अम्ल वर्षा का pH मान आमतौर पर 4.2 और 4.4 के बीच होता है। इसके प्राथमिक कारण कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx उत्सर्जन है, जो बिजली संयंत्र और ऑटोमोबाइल में जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। ये गैसें पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। H2SO4 और NO3 HNO3 बनाती है। बात करने योग्य बात क्या है, प्राथमिक प्रदूषक अम्ल वर्षा के दो मुख्य अग्रदूत हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रगालकों में कोयला जलाने से उत्पन्न होती है ये प्रदूषण। और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx मुख्य रूप से वाहन उत्सर्जन और बिजली संयंत्रों में उच्च तापमान वाले दहन से होती है। रासायनिक निर्माण, SO2 H2O H2 SO3 सल्फरस एसिड 2NO2 H2O HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड। निक्षेपण के प्रकार, आर्द्र निक्षेपण, वेट डिपोजिशन, अम्लीय घटक वर्षा, बर्फ, कोहरे या ओलों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। शुष्क निक्षेपण, अम्लीय कण और गैसें नमी के बिना सतहों पर जमा हो जाती है। नमी के बिना क्या होती है, सतहों पर जमा हो जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव, झीलों और नदियों का अम्लीकरण, जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है। मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को निकालकर जंगलों को नुकसान। इमारतों, स्मारकों और मूर्तियों का क्षरण, जैसे ताजमहल को प्रभावित करने वाला संगमरमर पर कैंसर हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, निम्न पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड।
वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हाँ दोनों है। तो दोनों से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। आंसर होगा 2 और 4। सी मतलब ए बी होगा, 2 और 4 बी होगा। कथन का विश्लेषण कार्बन मोनोऑक्साइड गलत है। यह अधूरे दहन का एक उत्पाद और एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, लेकिन यह वायुमंडलीय जल के साथ अम्ल नहीं बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा का एक प्रमुख घटक है। ओजोन गलत है। जमीनी स्तर पर ओजोन CO3 एक द्वितीयक प्रदूषक है और स्मॉग का एक प्राथमिक घटक है, लेकिन यह अम्ल वर्षा का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडलीय जल और ऑक्सीडेंट के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, जो अम्ल वर्षा का प्रमुख योगदान करता है। R2 रिस्पॉन्सिबल रिसाइक्लिंग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग उद्योग के लिए एक प्रमुख वैश्विक मानक है। सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग इंटरनेशनल SERI द्वारा विकसित और प्रबंधित यह ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, जो पर्यावरण संरक्षण, कार्यकर्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह मानक एक पदानुक्रम को बढ़ावा देता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के पुनः उपयोग और नवीकरणीय को रिसाइक्लिंग और निपटान पर वरीयता दी जाती है। यह ई-कचरे की बढ़ती वैश्विक समस्या का समाधान करता है, जिसमें सीसा, पारा, कैडमियम जैसी खतरनाक सामग्रियां होती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाए। R2 मानक, इसका पूरा नाम रिस्पॉन्सिबल रिसाइक्लिंग जिम्मेदार पुनर्चक्रण है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिसाइक्लर्स के लिए एक स्वैच्छिक बाजार आधारित प्रमाणन है। गैर लाभकारी संगठन सेरी सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइक्लिंग इंटरनेशनल द्वारा प्रबंधित मुख्य सिद्धांत पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, निपटान का पदानुक्रम स्थापित करता है, डेटा युक्त उपकरणों के लिए डेटा विनाश सुनिश्चित करता है, खतरनाक ई-कचरे के अवैध निर्यात पर रोक लगाता है। भारत में ई-कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इसके संशोधन द्वारा शासित। ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR को अनिवार्य करते हैं, जिससे निर्माता संग्रह और पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेसल कन्वेंशन विकासशील देशों में विषाक्त डंपिंग को रोकने के लिए ई-कचरे सहित खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन क्या है? 39 निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार है। आंसर होगा ए क्यों? R2 या रिस्पॉन्सिबल रिसाइक्लिंग मानक विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिसाइक्लिंग उद्योग के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के डिजाइन किया गया है। दूसरा गलत क्या है? रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रोल रिकॉर्ड से संबंधित, जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स से। यह टिकाऊ कृषि से संबंधित है, जिसकी अपनी प्रथाएं और प्रमाणन है, जो R2 से संबंधित नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA परियोजनाओं के लिए एक अनिवार्य नियामक प्रक्रिया है, न कि एक स्वैच्छिक उद्योग अभ्यास संहिता। तांबा प्रगलन कॉपर स्मेल्टिंग अपने अयस्क से तांबा निकालने की प्रक्रिया है, जो अक्सर कैल्कोपाइराइड CuFeS2 जैसा सल्फाइड होता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करना शामिल है। यह अयस्क के सल्फर को मुक्त करता है। क्या करता है? अयस्क के जो सल्फर होता है उसको मुक्त करता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है।
जो एक प्रमुख वायु प्रदूषक और अम्लीय वर्षा का अग्रदूत है। तो ये क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषण है सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्लीय वर्षा का अग्रदूत है, अम्लीय वर्षा होता है। इस प्रक्रिया में कॉपर स्लैग नामक एक उप उत्पाद भी उत्पन्न होता है। तो कॉपर स्लैग नामक क्या है? एक उप उत्पाद उत्पन्न होता है जिसमें अयस्क से अशुद्धियां होती हैं, जिसमें आर्सेनिक, सीसा, जस्ता जैसी खतरनाक भारी धातु शामिल है। यदि ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो ये धातु मिट्टी और भूजल में निक्षालित हो सकती है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय संदूषण हो सकता है। यद्यपि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ का उत्पादन हो सकता है। यह चिंता का प्राथमिक घातक गैस नहीं है। तांबा प्रगलन से प्राथमिक प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) मुख्य उत्सर्जन है जो अम्लीय वर्षा और श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। ठोस अपशिष्ट कॉपर स्लैग जो बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। कॉपर स्लैग के खतरे: यह एक कांच जैसा सिलिकेट पदार्थ है जिसमें लोहा, सिलिका और अन्य अशुद्धियां होती हैं। इससे मिट्टी और भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन निक्षालन जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, जस्ता का एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का निर्माण: यह प्रगलन के भर्जन चरण के दौरान तांबा सल्फाइड अयस्कों में मौजूद सल्फर के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। आधुनिक स्मेल्टर में अक्सर SO2 पकड़ने और इसे व्यावसायिक रूप से मूल्यवान सल्फ्यूरिक एसिड में बदलने के लिए इकाइयां होती हैं। अन्य पर्यावरणीय चिंताएं: उच्च जल खपत होती है, भारी धातुओं वाले कणिकीय पदार्थ धूल का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन क्या है? ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। ताम्र कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी 2 और 3। वे ताम्र कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकता है। तो आंसर होगा बी।